आज इस सेल बायोलॉजी के न्यूक्लियस वाले पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस के लोकेशन और पोजीशन को देखते हैं। हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि किसी भी सेल के जो मोस्टली जो सेंटर का पार्ट होता है उसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। और इसका जो दूसरा बड़ा काम होता है कि इसके अंदर हेरिडिटरी करैक्टर होते हैं और उस हेरिडिटरी करैक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम न्यूक्लियस के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस के लोकेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो generally it is round and located in the center in animal cell। मतलब अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के सेंटर में लोकेट होगा, राउंड गोल होगा। इन प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल की बात किया जाए, प्लांट सेल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल के पाए जाने के नाते इट शिफ्ट टूवर्ड्स पेरीफेरी, थोड़ा सा पेरीफेरी की तरफ चला जाता है। एंड एलिप्टिकल इन शेप, तो ये एलिप्टिकल शेप का होता है प्लांट में। इन WBC अगर देखो तो ये डिस्क शेप का होता है। तो ये कुछ शेप थे, मतलब न्यूक्लियस किस शेप का होता है। एनिमल सेल में राउंड और सेंटर में पाया जाएगा। प्लांट सेल में वैक्यूल के पाए जाने के नाते थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है पेरीफेरी की तरफ, परिधि की तरफ चला जाता है, एलिप्टिकल शेप का होता है। और WBC में डिस्क शेप का होता है। ये ऐसे आगे देखते हैं। जनरली एक बड़ी चीज जो हम लोग को हम लोग जानते हैं उस चीज को कि जो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था 1831 में। तो न्यूक्लियस discovered by Robert Brown in 1831। तो ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ थी, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में इतना हम लोग पढ़ते आए हैं कि न्यूक्लियस और सेल को डिस्कवर्ड कौन किया था। सिंगल सेल, जनरली सिंगल सेल हैज़ वन न्यूक्लियस। सामान्य रूप से एक जो सेल है वो एक न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस। बट इन सम केसेस ए सिंगल सेल मे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस। एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेल। उसे हम लोग नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल। उसे मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। और इस कंडीशन को बोला जाता है, दिस कंडीशन
इज कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन। इसे सिनोसिटिक। ये होता क्यों है? दिस इज फॉर्म ड्यू टू न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाई ठीक है, साइटोकाइनेसिस। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक ऐसे सेल है, कोई एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, ठीक, ये सामान्य कंडीशन है, ये यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिन्यूक्लिएट। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे फंगल हाइफा ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। टैपिटल सेल माइक्रोस्पोरेंजिया में पाया जाता है, टैपिटल सेल ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। अब ऐसे हम लोग फंगल हाइफा की बात कर रहे हैं, ऐसे ये फंगल हाइफा होते हैं, इसमें ऐसे तमाम सेल पाए जाते हैं। फंगस हम लोग सुने, जैसे मशरूम सब लोग जानते हैं, फंगस की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे फंगल हाइफा होते हैं, फिलामेंटस। मल्टी सेलुलर हाइफा है, पहले ध्यान से देखिए, और हर में क्या है, एक एक न्यूक्लियस है। क्या हुआ, इनके बीच की जो ट्रांसवर्स वॉल होती है ये ऐसे डिसॉल्व हो जाती है। ये पहला तरीका हम बता रहे हैं, ये पहला तरीका, इनके बीच का ट्रांसवर्स वॉल डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। अब इनके बीच का ट्रांसवर्स वॉल डिसॉल्व हो गया तो अब तो सेल एक जैसा दिखाई दे रहा है, इनके अंदर न्यूक्लियस कई सारे हैं, तो ये कंडीशन भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाएगी। ये पहला तरीका, ठीक, इसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहेंगे। दूसरी बात क्या कही जा रही है, मान लो ऐसे एक ही सेल है, एक सेल है और उसमें एक न्यूक्लियस है, लेकिन इस न्यूक्लियस में जो यहां लिखा गया है कि न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर का डिवीजन बार बार हो रहा है, एक से दो न्यूक्लियस बन रहा है, दो से चार होना क्या चाहिए। जब सेल में डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में सेल का डिवीजन होना चाहिए, यानी एक बार जब एक से दो न्यूक्लियस बन जाए तो उसके बाद में दो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाए, एक सेल से दो सेल। यानी अगर ऐसे है तो इसको ऐसे होना चाहिए कि एक से दो न्यूक्लियस में जब ये डिवाइड हो जाए तो उसके बाद में ऐसे साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होना चाहिए और एक से दो सेल बन जाए। लेकिन जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा और न्यूक्लियस का डिवीजन कंटिन्यू रहेगा तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ ऐसे ऐसे न्यूक्लियस बनते जाएंगे, तब एक दशा भी आती है, उसे हम लोग कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। तो फंगल हाइफा में इस तरीके का मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाता है और टैप्टल सेल में न्यूक्लियर डिवीजन बार बार होते रहते हैं और साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को समझने का प्रयास किए। तो ये सामान्य रूप से एक सेल में एक न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और इस दशा को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सामान्य रूप से किसी सेल के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस के दो मेन काम है, मेन फंक्शन। पहला कि ये न्यूक्लियस पूरे सेल के जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है, और दूसरा इसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है और उस हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो ये पूरा काम हो गया। कुछ और चीज़ें जाने, अगर एनिमल सेल की बात हम लोग करें तो एनिमल सेल में कहाँ पाया जाता है ये, तो हम कहेंगे एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है और राउंड होता है। प्लांट सेल की बात का किया जाए तो वैक्यूल के नाते थोड़ा सा पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इलिप्टिकल शेप का होता है। डब्ल्यूबीसी में डिस्क शेप का होता है। एक सामान्य रूप से अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो हर सेल में, सिंगल सेल में एक न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी आ जाती है। अब अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें न्यूक्लियस के,
न्यूक्लियस के अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, लिपिड पाए जाते हैं, लिपिड, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम, ऐसे एटसेट्रा, ये तमाम चीजें न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। कौन कौन? प्रोटीन, एंजाइम, इन न्यूक्लियस कंटेन प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए, लिपिड, फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसे और तमाम आयंस भी पाए जाते हैं। ये सब मिल करके ये केमिकल कंपोजिशन है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये थे न्यूक्लियस के से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अब डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, इन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप, ये चारों तरफ पाया जाता है। ये न्यूक्लियर को एक निश्चित शेप देता है और न्यूक्लियस के अंदर के जितने मटेरियल होते हैं, इस मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा कॉन्टिन्यू नहीं होता है, इसके बीच बीच में कुछ गैप होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं और जो केमिकल एक्सचेंज है वो केमिकल एक्सचेंज न्यूक्लियर पोर के जरिए होता है। ठीक, तो ये डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है। ये दोनों मेम्ब्रेनस सिस्टम एक जगह आ करके आपस में न्यूक्लियर पोर की जगह फ्यूज हो जाते हैं और वहां पर न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू होती है। इसे कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ल्यूमेन है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जिसे बोलते हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को नाम देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस यानी जो ल्यूमेन है, वह ल्यूमेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू हो जाती है, कंटिन्यू रहती है। दोनों ल्यूमेन मिला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसके बीच में जो डबल मेम्ब्रेन है, पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस पाया जाता है। तो ये पहला हुआ कि चारों तरफ से न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है, उसी को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बीच में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन होने के नाते, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे जुड़ा होता है उसके आउटर मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन से नहीं, आउटर मेम्ब्रेन से। बीच में जो लिक्विड एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। एक फ्लूइड भरा है, मतलब कि ये प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा होता है जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए अलग करके न्यूक्लियस में बांध दिया जाता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और बीच में एक ये स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इस न्यूक्लियोलस के 4 पार्ट होते हैं। पहला है एमॉर्फस मैट्रिक्स, ऐसे ये एमॉर्फस मैट्रिक्स जो अंदर है, एमॉर्फस मैट्रिक्स चारों तरफ से ये प्रोटीन क्रोमैटिन के सब्सटेंस होते हैं, इन्हें कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। इसका नाम है पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन।
पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। और अंदर इस तरीके से न्यूक्लियस के जो एमॉर्फस मैट्रिक्स है उसके अंदर जाते हुए प्रतीत होते हैं। इन्हें कहा जाता है इंटरन्यूक्लियर क्रोमैटिन। इंटरन्यूक्लियर क्रोमैटिन, ठीक। इसके अंदर स्फेरिकल शेप के ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइबर के शेप के फाइब्रिलर प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रिलर प्रोटीन यानी कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है जहां से ये क्रोमैटिन थ्रेड है, ये जो आपको बनाया गया है ये क्रोमैटिन थ्रेड है। इतना वाला जो ये हिस्सा है ये पूरा न्यूक्लियोलस होता है ये। और ये जो न्यूक्लियोलस है इसके बाहर में एक जो बाउंड्री लाइक सब्सटेंस, बाउंड्री लाइक लाइन दिखाई दे रही है, ये किसकी बनी होती है? ये पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन की बनी होती है। इस पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन के अंदर एक एमॉर्फस मैट्रिक्स भरा होता है। इस एमॉर्फस मैट्रिक्स में 3 चीजें होती हैं। एक फाइबर, लंबा फाइबर के आकार का फाइब्रिलर प्रोटीन, और स्फेरिकल शेप का जो बनाया गया है वो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और इसमें जाते हुए प्रतीत होते हैं इंटरन्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर प्रोटीन, फाइब्रिलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एमॉर्फस मैट्रिक्स इसके अंदर रहते हैं और ये चारों तरफ से बंधा होता है पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन से। ये सब मिल करके बनाते हैं इतना पार्ट। ये क्या है? ये है न्यूक्लियोलस, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस हो गया, यहां पर ऐसे ये फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, पहले ही बता दिए। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में इस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं। जो अगला पार्ट होता है क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक। अब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक डार्क स्ट्रेन होती है, एक की लाइट स्ट्रेन होती है। तो जो डार्क स्ट्रेन वाली होती है वो यूक्रोमैटिन है, जो लाइट स्ट्रेन की होती है वो हेट्रोक्रोमैटिन है। तो यहां पर जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये यूक्रोमैटिन है। यूक्रोमैटिन सामान्य रूप से न्यूक्लियस वाला जो सेल, मान लो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। जब ये न्यूक्लियस डिवीजन में जाता है तो डिवीजन में जब ये इंटर करता है तो उस समय जो यूक्रोमैटिन होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं उनका कलर यूक्रोमैटिन की तुलना से हल्का हो जाता है। तो उस समय की बात हो रही है कि क्रोमैटिन थ्रेड यूक्रोमैटिन होते हैं ये वाले, और बाकी इसी के बाद जहां पर हेट्रोक्रोमैटिन होगा तो ये क्रोमैटिन थ्रेड होता है। यानी अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियस हैज 4 पार्ट। कौन कौन? पहला, चारों तरफ से जो बाउंड्री है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी में न्यूक्लियर पोर भी आ जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा न्यूक्लियोलस, और चौथा क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड, तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद में न्यूक्लियोलस जो अंदर है सेंटर में न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के बाद में क्रोमैटिन थ्रेड। ये जो आपको बताया गया क्रोमैटिन थ्रेड जो यूक्रोमैटिन के रूप में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप ये क्या करता है? ये पूरे न्यूक्लियस को एक निश्चित शेप देता है। अब अगर इसके बारे में हम लोग जाने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी आपको बताया कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है।
हर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो 60 to 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को की बात अगर किया जाए, ये न्यूक्लियोलस है, इसको इधर लिख देते हैं। ये ऐसे न्यूक्लियोलस के कितने पार्ट होते हैं। अब हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम, थिकनेस, इसकी थिकनेस 60 to 70 एंगस्ट्रॉम, हाँ 60 से 70 एंगस्ट्रॉम में मोटाई होती है इसका। इसमें ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, वो 10 से 15 माइक्रोन का है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 से 15 माइक्रोन का। और जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस के बाद, ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस के बाद इन दोनों के बीच में ये कॉन्टिन्यू आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू विथ, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू विथ किसके, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कंटिन्यू होता है। दूसरी चीज, ईच मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। यह लाइपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है। काम इसका क्या है, प्रोटेक्ट द मटेरियल प्रेजेंट, प्रोटेक्ट द मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को ये प्रोटेक्ट करता है। इसका काम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे इस न्यूक्लियस का जो यूनिक कंपोजिशन है, इस यूनिक कंपोजिशन को बनाए रखने का प्रयास करता है। न्यूक्लियस की यूनिक कंपोजिशन को बनाए रखने के लिए और साइटोप्लाज्म से डिफरेंस जो है उसको मेंटेन करने के लिए इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियर पोर का ये उद्देश्य है कि हम ये केमिकल एक्सचेंज में जो भी चीज़ें साइटोप्लाज्म से आती जाती हैं ये उनको रेगुलेट करेगा, जिससे जो न्यूक्लियस का केमिकल कंपोजिशन है वो केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब ना होने पावे, एकदम जो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहे। उसके लिए जो ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर इनक्लोज्ड होते हैं एक स्पेशल प्रोटीन से, जिसे हम लोग, ठीक है, नाम देते हैं, यहाँ लिखते हैं एनुलाई। द पोर is enclosed, the pore is enclosed by a protein called annuli। ठीक है, एनुलाई प्रोटीन के जरिए ये कवर्ड होते हैं जो न्यूक्लियर पोर होते हैं। अब पोर प्लस एनुलाई मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसे बोलते हैं एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये केमिकल एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, आने जाने वाले केमिकल एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसमें एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर
या न्यूक्लियोप्लाज्मिन बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। और ये इसके बीच में, न्यूक्लियर पोर के बीच में न्यूक्लियोप्लाज्मिन, और ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन क्या करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक का काम करता है। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक, यानी कि जो भी दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी केमिकल एक्सचेंज होगा, उस केमिकल एक्सचेंज के लिए वो ट्रैफिक का काम करेगा। मतलब वो रेगुलेट करेगा, वो ऑर्डर देगा कि किस चीज़ की अंदर ज़रूरत है या किस चीज़ की बाहर जाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, पहला तो वो बंद रहता है एक प्रोटीन से, और उस प्रोटीन को हम लोग लिखे एनुलाई कहते हैं। उस एनुलाई सहित उस पोर का नाम जो है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स रखते हैं। और फिर उसके बीच में जो आना जाना है, उस आने जाने का जो नियंत्रण होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्मिन नाम के प्रोटीन के जरिए होता है, जो इस चीज़ का आदेश देगा कि न्यूक्लियस के अंदर से किस चीज़ को बाहर जाना है या साइटोप्लाज्म से किस चीज़ को अंदर आना है। तो इस तरीके से जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है पूरे न्यूक्लियस की, उसको मेंटेन करने का काम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है, शेप देता है उसके अलावा, और जो अंदर के मटेरियल हैं इस मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। ये काम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिए कि ये डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है। थिकनेस जान गए 60 से 70 एंगस्ट्रॉम है। इसके बीच में जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है वो 10 से 15 माइक्रोन का होता है। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। कहा जाता है इसमें से जो दोनों मेम्ब्रेन है वो हर मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। काम इसका क्या है, जो मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है। और साथ साथ इसकी यूनिक प्रॉपर्टी को मेंटेन किए रहना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है। यूनिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने को ये अचीव कैसे करता है, तो कहा जाता है उसके लिए दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियर पोर हर चीज़ के आने जाने को रेगुलेट करते हैं। कैसे, तो कहा जाता है न्यूक्लियर जो पोर है वो इनक्लोज्ड होता है एक प्रोटीन से, जिसे हम लोग कहते हैं एनुलाई। एनुलाई और जो पोर ये दोनों मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन। और दरअसल ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन ये ट्रैफिक का काम करती है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक का काम करती है। यानी किस चीज़ का आना जाना होगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इस चीज़ का रेगुलेशन न्यूक्लियोप्लाज्मिन करता है। और जिससे न्यूक्लियस की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी और यूनिक प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहती है। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।